शादी की पहली रात मुंह दिखाई में लड़कियों को गहने, जेवर, खूबसूरत कपड़े और पति से प्यार भरे वादे मिलते हैं, लेकिन मेरी मुंह दिखाई पर मेरे पति ने मुझे एक ऐसा तोहफा दिया जिसने मेरी जिंदगी को नरक से भी बदतर बनाकर रख दिया। मेरा नाम आरोही है। एक हफ्ते पहले मेरी बहन की शादी थी, लेकिन शादी से मात्र 2 घंटे पहले मेरी बहन अनन्या ने इस शादी से इनकार कर दिया। उस समय मेरी सौतेली माँ सुधा ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर मुझे मजबूरन अनन्या के बदले शादी के मंडप में बैठना पड़ा और मैं शहर के सबसे बड़े रईस खानदान के इकलौते वारिस विक्रम रायजादा की पत्नी बन गई। ससुराल आने के बाद मेरे मन में कई तरह की उलझनें थी, लेकिन मैंने फिर भी इस रिश्ते को अपनी किस्मत मानकर अपना लिया और हर नई दुल्हन की तरह आने वाले कल के खूबसूरत ख्वाब देखने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ये ख्वाब अगले ही पल खौफनाक सपने में बदल जाएंगे। मैं विक्रम के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो कमरे में आया उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरा पति विक्रम व्हीलचेयर पर बैठे किसी हैवान के जैसा लग रहा था। उसके पूरे चेहरे पर काले दाग और जलने के निशान थे। उसे देखते ही मैं घबराकर खुद में सिमट गई और नम आंखों से दूसरी ओर देखने लगी। लेकिन तभी विक्रम अपनी व्हीलचेयर को खिसकाते हुए मेरे पास आया और मुझे गुस्से में घूरते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी बहन के मंगेतर से शादी का? फिक्र मत करो, पति का ऐसा फर्ज निभाऊंगा कि तुम्हें शादी और रिश्तों के नाम से डर लगने लगेगा। और हाँ, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। ये कहकर विक्रम ने कुछ पेपर्स मेरी झोली में डाल दिए और जैसे ही मैंने उन पेपर्स को देखा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे पति ने मुझे शादी की पहली ही रात कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिए थे जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमारी शादी सिर्फ 100 दिनों तक ही मान्य होगी। उसके बाद मेरे पति से मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। ये पढ़कर मेरा दिल टूट गया। मुझे विक्रम से नफरत होने लगी और मैंने भी गुस्से में उन पेपर्स पर साइन कर दिया। उस रात के बाद मैं और विक्रम कभी इस कमरे में साथ नहीं रहे, बल्कि कभी गलती से भी मैं विक्रम के सामने चली जाती तो वो खुद ही अपना रास्ता बदल लेते। हम एक घर में रहकर भी अजनबी ही बने हुए थे कि तभी वो हादसा हुआ जिसने विक्रम की पूरी सच्चाई मेरे सामने ला दी। उस दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई है। मैं हड़बड़ाकर नींद से उठी तो देखा मेरे पापा का पुराना नौकर राघव मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैं चिल्लाते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक चला आया? लगता है पिछली बार का सबक भूल गया है तू। भूला तो मैं कुछ नहीं हूँ मैडम जी, और आज आपको भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगी। ये कहकर राघव ने एक छुरी निकाली और मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो मुझे मार पाता उससे पहले एक बुलंद आवाज कमरे में गूंज उठी, जिंदा रहना चाहते हो तो वहीं के वहीं ठहर जाओ। ये आवाज और किसी की नहीं, मेरे पति विक्रम रायजादा की थी। वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठे गुस्से से राघव को घूर रहे थे। उन्हें देखकर राघव जोर से हंसने लगा और उनका मजाक बनाते हुए बोला, क्या रे, तो खुद तो अपने पैरों पर खड़ा हो नहीं सकता और चला है इस हसीना को बचाने। जबान संभाल कर बात कर, बीवी है वो मेरी। विक्रम के मुंह से बीवी शब्द सुनकर जितना राघव हैरान था, उससे कई ज्यादा हैरानी से मैं विक्रम को देख रही थी, क्योंकि आज पहली बार उसने किसी के सामने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था। इस बात से मैं खुश क्यों थी ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही राघव फिर बोल पड़ा, इसका बूढ़ा बाप पागल हो गया क्या, जो अपनी इतनी नाजुक फूल सी लड़की की शादी तो जैसे राक्षस से करा दी। अरे तुझसे अच्छा तो मैं ही हूँ, कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ा हूँ और वक्त आने पर इस नाजुक गले की हिफाजत भी कर सकता हूँ। तू मरियल बीमार इंसान, तू क्या ही कर लेगा मेरा? चल निकल यहाँ से। राघव की ये बात सुनते ही विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तिलमिलाता हुआ अपनी व्हीलचेयर से उठ खड़ा हुआ और अपने चेहरे से एक मास्क हटाते हुए बोला, तूने मुझे गुस्सा दिलाकर ठीक नहीं किया, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। और वैसे भी तूने अब मेरा असली चेहरा देख लिया है, तो तुझे जिंदा छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये कहकर विक्रम ने पास पड़ा चाकू उठाया और उसे राघव के सीने के आर पार कर दिया। अपने पति का ये रूप देखकर मैं दंग रह गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस विक्रम का लोग उसके चेहरे के कारण मजाक बनाते थे, असल में वो चेहरा उसका है ही नहीं, बल्कि वो तो एक मास्क है जिसके पीछे विक्रम ने अपनी असली पहचान छुपा रखी है। पर आखिर विक्रम ऐसा कर क्यों रहा है? क्यों इतना स्मार्ट और गुड लुकिंग होने के बाद भी वो बदसूरत और बेसहारा इंसान की जिंदगी जी रहा है? मैं उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही विक्रम मेरी ओर देखकर बोला, तुम ठीक हो ना?
हाँ मैं ठीक हूँ विक्रम, थैंक यू। अगर आज तुम ना होते तो उस राघव ने तो मेरी जान ही ले ली होती। फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरी बीवी हो मेरे अलावा तुम्हारी जान कोई नहीं ले सकता। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद कोई तुम्हें मारना चाहे तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। विक्रम के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सुनकर मुझे अपनी शादी की पहली रात याद आ गई और मैं नम आंखों से विक्रम की ओर देखकर बोली, जब तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहना ही नहीं था तो तुमने ये शादी की ही क्यों? करनी पड़ी बेबी, अपने प्यार के लिए करनी पड़ी। प्यार के लिए? यानी तुम किसी और से? हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मत बताओ। हर चीज की तरह इसे भी राज ही रखो, पर याद रखना तुम्हारे इस राज का मैं पता लगा कर रहूंगी। ये कहकर मैं उस कमरे से बाहर आ गई और सीधे विक्रम की माँ इंद्राणी के पास गई। अरे आरोही बेटा, आओ ना। अब वहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? मम्मी जी, मैं जानना चाहती हूँ क्या मुझसे पहले विक्रम की जिंदगी में कोई लड़की थी? बेटा, आज अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है तुम्हारे और विक्रम के बीच? कुछ हुआ नहीं है, पर आगे भी कुछ गलत ना हो इसके लिए मुझे विक्रम के अतीत से जुड़ी हर बात जाननी है। बेटा, ज्यादा तो मैं खुद भी नहीं जानती, क्योंकि विक्रम अपनी जिंदगी के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताता। हाँ, मगर तुम्हारी बहन से अपने रिश्ते को लेकर वो बहुत खुश था। क्या विक्रम अनन्या को पहले से जानता था? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उनकी अरेंज मैरिज हो रही थी। अरेंज मैरिज? ये कैसे हो सकता है? अनन्या के बारे में विक्रम ने खुद मुझे बताया था, तभी तो मैं उसका रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आई थी। अगर ऐसा था तो अनन्या ने शादी से मना क्यों किया? यही तो मुझे आज तक समझ नहीं आया बेटा। जब विक्रम ने अनन्या से शादी करने की इच्छा जाहिर की तो उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो अनन्या से इस बारे में बात कर चुका है, तभी तो हमने सब तय किया था। पर पता नहीं क्यों तुम्हारी बहन एंड मौके पर मुकर गई। पर चलो, अच्छा ही हुआ, कम से कम मेरे बेटे को तुम जैसी समझदार जीवन साथी तो मिली। मम्मी जी, अनन्या के अलावा और भी कोई लड़की थी क्या विक्रम के जीवन में? नहीं बेटा, विक्रम के जीवन में अनन्या के अलावा कोई लड़की नहीं थी और ना ही उसने आज तक किसी लड़की का जिक्र किया। विक्रम की माँ की बात सुनकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में सवालों का सैलाब आ चुका था। क्या विक्रम आज भी अनन्या से ही प्यार करता है? तभी वो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता है, पर अनन्या ने पहले ही उससे शादी के लिए इनकार कर दिया है। तो किस प्यार की बात कर रहा था विक्रम? क्या उसकी जिंदगी में कोई नई लड़की आ गई है? आखिर क्यों वो सबसे अपनी असली पहचान छुपा रहा है? क्यों अपनी माँ तक से झूठ बोल रहा है विक्रम? मुझे इस बारे में पता करना ही होगा। यही सोचकर मैंने अनन्या को मैसेज किया और उसे कैफे में मिलने बुलाया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस कैफे में अनन्या अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ विक्रम भी था, वो भी अपने असली रूप में। उसे देखकर मैं एकदम हैरान रह गई कि तभी अनन्या की नजर मुझ पर पड़ी और वो मुझे आवाज देते हुए बोली, आरोही, तुम वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना। अनन्या की बात सुनकर मैं उसके साथ जाकर बैठ गई, लेकिन मेरी नजरें अब भी विक्रम पर थी, जिसे देखकर अनन्या मुझे ताना देते हुए बोली, आप बस भी करो, कितना घूरोगी मेरे बॉयफ्रेंड को? माना तुम्हारा पति भद्दा और बदसूरत दिखता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरे के प्यार पर नजर डालो। माफ करना राजवीर बेबी, मेरी बहन जरा ज्यादा ही बेशर्म हो गई है। वो क्या है ना, बेचारी की शादी तो हो गई, पर शादी और पति का कोई सुख नहीं मिला इसे। बस करो अनन्या, आखिर ये तुम्हारी बड़ी बहन है। इसकी मासूम शक्ल पर मत जाओ राजवीर, तुम्हें इसकी सच्चाई पता नहीं है। ये सिर्फ दिखने में सीधी दिखती है, पर इसकी हरकतें। कैसी है मेरी हरकतें? बचपन से लेकर आज तक मेरा हक तुम छीनती रही। मेरे खिलौने, कपड़े, घर, यहाँ तक कि मेरे पापा और अब मेरा पति। बस बहुत हो गया, चलो अनन्या, मुझे कैफे में कोई तमाशा नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर तुम कैफे में होने वाले तमाशे की फिक्र कर रहे हो? क्या बकवास कर रही है तू? दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा? मेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, पर जब तुझे असलियत पता चलेगी ना अनन्या। मैंने कहा ना, यहाँ से चलो अनन्या, तुम्हारी बहन पागल हो गई है। अरे वो तो ये पहले से ही है, और अब अपने उस बीमार सनकी पति के साथ रहकर इसका दिमाग और खराब हो गया है। तभी तो कह रहा हूँ, चलो यहाँ से। ये कहकर विक्रम अनन्या को लेकर वहाँ से चला गया और मैं आंखों में आंसू लिए कैफे में बैठी ही थी कि तभी मेरा दोस्त मोहित वहाँ आया और मुझे ऐसे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ आरोही, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है मोहित, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कुछ ठीक हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर बार मेरे अपने ही मेरी खुशियों के आड़े आ जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाती। साफ साफ बताओ क्या बात है आरोही, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, घर नहीं, मुझे नहीं जाना उस धोखेबाज मक्कार इंसान के पास। तो फिर कहाँ जाना है तुम्हें?
डाउनटाउन शहर का सबसे बड़ा क्लब है ना, सुना है वहाँ जाकर सब अपनी परेशानियाँ भूल जाते हैं। मुझे भी वहीं जाना है, ले चलोगे ना मुझे वहाँ? मेरी बात सुनकर मोहित ने हाँ में सिर हिलाया और वो मुझे डाउनटाउन ले आया। यहाँ आकर मैंने खुद को नशे में इस हद तक डुबो लिया कि मुझे खुद का भी होश नहीं रहा। और नशे की हालत में जब मोहित मुझे घर लेकर आया तो उसे देखते ही मेरा धोखेबाज पति उस पर चिल्लाने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? आरोही बहुत नशे में थी, मैं तो बस इसे घर। रहने दे, ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तूने ही इसे इतनी पिलाई है ना ताकि इसका फायदा उठा सके। बोलना, चुप क्यों है? आरोही ठीक कहती है, तुम्हारी शक्ल ही नहीं सोच भी गंदी है। लो संभालो अपनी बीवी को, और इतनी ही तकलीफ होती है ना उसे दूसरों की बाहों में देखकर, तो उसका ख्याल रखना सीख लो। ये कहकर मोहित वहाँ से चला गया और विक्रम ने मुझे कमरे में ले जाकर सुला दिया। लेकिन अगले ही दिन उल्टियाँ करके मेरी हालत खराब होने लगी और मेरे इस हाल को देखकर विक्रम की माँ ने घबराते हुए उससे कहा, विक्रम जल्दी से डॉक्टर को फोन कर बेटा, देख बहू की हालत कितनी खराब हो रही है। रहने दो माँ, इसे डॉक्टर की नहीं नशे की जरूरत है। जैसे ये कल रात करके आई थी उसी का हैंगओवर है। अरे ये जो भी है तू डॉक्टर को बुला तो सही, क्या पता उसकी दवाई से कुछ आराम आ जाए बच्ची को। नहीं रहने दीजिए माँ, मैं ठीक हूँ। अब विक्रम की तरह तुम जिद मत करो बहू, चुपचाप लेटी रहो। तुम कितनी ठीक हो ये डॉक्टर कुछ ही देर में बता देगा। ये कहकर माँ ने खुद ही डॉक्टर को फोन किया और हवेली बुला लिया। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही मेरी जांच की वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो मिसेस रायजादा, आप माँ बनने वाली है। लेकिन ऐसे में आपको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए और अल्कोहल से तो दूरी बना कर रखिए। नहीं इस बार तो बच्चे को कुछ नहीं हुआ, पर अगली बार। डॉक्टर आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मेरी सास खुशी से झूमते हुए बोली, आरोही बेटा इतनी बड़ी खुशी, और तुमने हमें इसके बारे में बताया तक नहीं। खैर अब जो हो गया सो हो गया, पर अब से मैं तुम्हारा खूब ध्यान रखूंगी। ये कहकर माँ डॉक्टर को लेकर कमरे से बाहर चली गई और विक्रम ने तुरंत कमरे का डोर लॉक किया और खा जाने वाली नजरों से देखकर बोला, जब मैंने तुम्हें आज तक हाथ भी नहीं लगाया तो तुम माँ कैसे बन सकती हो आरोही? साफ साफ बताओ ये बच्चा उस मोहित का ही है ना? तभी वो कल भी तुमसे इतना चिपक रहा था। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है विक्रम, ये बच्चा सिर्फ मेरा है और इसकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। अपनी बकवास बंद करो आरोही, बताओ सच क्या है? सच ये है विक्रम कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एक डील है जो कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी जियोगे और मैं अपनी। हाँ, पर जब तक तुम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो तब तक तुम मेरी बीवी हो और मेरा पूरा हक बनता है इस बच्चे के बारे में सवाल करने का। हक तो मेरे भी बहुत से हैं विक्रम, और सवाल तो मैं भी पूछना चाहती हूँ तुमसे। बताओ ना, क्यों की तुमने मुझसे शादी? जब भरे मंडप पर मेरी बहन अनन्या ने तुम्हें ठुकरा दिया था तो तुमने मेरा हाथ क्यों थामा? क्यों छुपाई तुमने मुझसे अपनी असलियत? क्यों मेरी बहन के साथ मिलकर एक दोहरी जिंदगी जीते रहे तुम? क्यों मुझे बीवी बनाकर मेरी उस सौतेली बहन की बाहों में वापस चले गए? आखिर क्यों विक्रम, क्यों? ये कहते हुए मैं जोर जोर से रोने लगी, लेकिन विक्रम का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वो एक बार फिर मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे कटघरे में खड़ा मत करो। मैंने क्या किया और क्यों किया ये वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई मैं आज के आज पता लगा कर रहूंगा, या तो तुमसे या फिर तुम्हारे उस हॉस्पिटल वाले मजनू मोहित से। मोहित को इस सब में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है विक्रम, उसने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो आरोही, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मोहित के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। हो ना हो ये पाप उसी का किया धरा है। सीधे तरीके से सच बता दो, नहीं तो मैं मोहित के साथ। नहीं विक्रम, मोहित को कुछ मत करना, ये बच्चा उसका नहीं बल्कि 1 महीने पहले इंपीरियल होटल में हुए उस खौफनाक हादसे की निशानी है जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती। इंपीरियल होटल का नाम सुनकर विक्रम एकदम शांत हो गया और 2 मिनट बाद वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तो क्या उस रात तुम भी इंपीरियल होटल में थी? मैं भी मतलब? तो क्या तुम भी जानना नहीं चाहेंगे आखिर क्या हुआ था इंपीरियल होटल में उस रात, जिसका नाम सुनते ही हैरान हो गया था विक्रम? आखिर कौन सा खेल खेल रहा है वो मेरे और अनन्या के साथ? आखिर क्या है विक्रम और मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच? और आखिर किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं? और क्या है विक्रम की व्हीलचेयर और मास्क के पीछे की कहानी? क्यों विक्रम छुपा रहा था दुनिया से अपना असली चेहरा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए मेरी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शादी के बाद।